स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? क्वेश्चन बेटा दिया था उसको जरा सामने रखना, उसमें पॉइंट्स अगर है तो वहीं से स्टार्ट करें। ये ठीक है, ठीक है। ये सभी काइंड क्वेश्चन सामने रखें, किसी का कोई स्पेसिफिक अगर पॉइंट है मेरा वैसे तो कल वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही था, कोई इशू तो नहीं बना। एक वर्किंग थोड़ी सी करवा दे, डेटा रखें सामने। ओपनिंग फिनिश कोर्स की क्वांटिटी बता। जी असल सर, इस तरह बड़ा जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं खुद बताऊंगा, इन चक्करों में ना पड़ा करें। अगर मेथड गिवन है तो फॉलो करें, अगर नहीं गिवन होगा तो मैं खुद बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ये बातें एंड नहीं हुई तो शुरू हो गई, ठीक है? तो प्लीज अगर क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई है तो वो फॉलो करें, नहीं होगा तो क्या करना वो इंशाल्लाह डिस्कस करें। ये ओपनिंग फिनिश कोर्स की क्वांटिटी को बताइए। 2 टू क्वांटिटी है, हाँ यूनिट्स क्वांटिटी है 1350 क्वांटिटी कह रहा हूँ यार, क्वांटिटी किसे कहते हैं? नहीं बेटा अमाउंट को नहीं कहते तो सर ये टाइम पे आए सर, ऐसा ऐसा दिन खराब हो रही है। ये ओपनिंग फिनिश कोर्स की क्वांटिटी है और आप 1350, ये शायद उसकी अमाउंट बता दो। 22140 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? 5200। इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी सर 90 और थाउजेंड्स में पूरा लिख रहा हूँ, इस फिगर में तो नहीं इशू? मेरी तरफ देख के जरा फॉर्मेट पूरा बोल दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। क्लास के चंद लोग अगर बोल देंगे तो सबकी तरफ से क्लोजिंग यूनिट्स पता है? क्लोजिंग यूनिट्स इस चीज को करनी सीरियस लीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें सही समझेगा। यहाँ से सोल्ड यूनिट्स निकालना, आपके पास जब वर्किंग हुई होगी तो शायद ये सारी डेटा नहीं बनेगी, शॉर्ट वर्किंग हुई, मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 50। बेटा करनी आवाज नहीं आई, प्लीज जो आते जा रहे हैं जरा आगे आ जाए, जरा अब तो लास्ट टाइम बैठे चलेगा सर, उधर नहीं है जिधर मैं दीवार के साथ है, एसी बंद कर देंगे थोड़ी देर तक। जी सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल बेटा जरा रिवाइज करते हैं मेरे साथ दोबारा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस होता है जो यूनिट्स पहले, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो पहले बनाए थे वो पहले से। तो इस फिगर को कैलकुलेट करने का मेरा मकसद ये था सिर्फ कि जरा ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ओपनिंग स्टॉक के यूनिट सारे बिकते होंगे, तो सोल्ड सामने रखा है और 1350 यूनिट्स ओपनिंग वाले थे, इसका मतलब ओपनिंग तो खत्म हो गया, कुछ डेफिनेटली प्रोडक्शन में से भी बिके हैं। अगर हम ब्रेकअप करना चाहें तो करवा दें, तो 1350 ओपनिंग वाला और डिफरेंस है 5050 माइनस 1350, तो 3700 के प्रोडक्शन से बचे, सॉरी सेल में होंगे, बिके होंगे, तो 5200 और 3700 का डिफरेंस जो है वही स्टॉक में पड़ा। इन चीजों को जरा रिकंसाइल करें सर। 5200 यूनिट्स में से 3700 सेल हुआ तो फिर यही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स है। अब अगर ये यूनिट्स 1500 5200 में से बचे हैं तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द पर यूनिट कॉस्ट by just taking 90 or 8 and divide it by
200 to get a per unit, और then पे जो भी आएगा वो मल्टीप्लाइड बाय 300 क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है। ठीक है, आई होप कोई इशू फाइनली नहीं है। क्या है कुछ ये ऑनलाइन स्टोर थोड़ा क्लियर है सर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? देन कटी तरह यहाँ वेटिंग करा थोड़ी सी यहीं से आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। आप लोगों के साथ ग्रुप में सब कुछ शेयर हुआ होगा, इससे बात करें ग्रुप में शेयर करते हैं सर। चलो बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पॉइंट हेडिंग लिखना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इसे जब इसका डिटेल फॉर्मेट तो हमने इस टाइप में डिस्कस किया, लेकिन एज अ मिनिमम ये तीन चीजें पहले मुझे लिख लेने दें, हर वक्त आपके जहन में रहनी चाहिए कि स्टेटमेंट में आती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है। डेफिनेटली वो कैसे कैलकुलेट होता है आई होप आप सबको उसका आइडिया है। इसी रॉ मटेरियल कंज्यूम का एक और नाम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो फर्स्ट फिगर इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज कि फिनिश गुड्स किससे बन रही हैं और वो कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंडली हम ढूंढते हैं डायरेक्ट लेबर, उसके लिए फिर हमने एक वर्ड वेजेस भी डिसाइड किया था, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो रहा था। ओके प्लीज। देन फिर मैंने इसका सम भी बताया था, तो अगर हमें स्टेटमेंट बनानी है तो सबको सम करके प्राइम कॉस्ट। ठीक है बेटा, प्राइम कॉस्ट इज नॉट अ न्यू कॉस्ट, इट इज सिंपली एन एडिशन ऑफ दीस टू फिगर्स। सही। तीसरी मेन चीज मतलब ठीक है, जब हम पूरा फॉर्मेट इसका बना रहे होंगे तो हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, हेडिंग्स बनाएंगे, प्रॉपर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तीन मेन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट इज नॉट एज सच अ कॉस्ट, इट इज सिंपली सम ऑफ दीस टू अबव कॉस्ट। ठीक है, तो मैं मेन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब तीन मेन कॉस्ट आइटम्स जब इनकर होंगी तो गुड्स बने। तो नंबर वन रॉ मटेरियल, नंबर टू डायरेक्ट एंड नंबर थ्री फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एग्जांपल्स जरा जुबानी बता दें। ये नंबर हमारा आई होप सबने बोली है सर। देन इन तीनों को इकट्ठा प्लस करना है, तो फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और देन फिर इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर एडजस्ट करना है, तब फिर फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कमिंग फॉरवर्ड। एक मिनट में जल्दी से बेस्ट तो यही है कि इंडिविजुअली सोच के जो मैंने आपके सामने लिखा है अपने रजिस्टर पर बगैर बोर्ड पर लिखे। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अगर आवाज का कोई इशू आएगा तो सबसे पहले अपना जरा कनेक्शन चेक किया करें, क्योंकि अगर मेजोरिटी को इशू आ रहा हो तो फिर मुझे सबका पता चल जाएगा। तो समटाइम आप लोगों को स्पेसिफिक इशू होता है, तो रादर देन के आप मुझसे वो रिजॉल्व करवाएं, पहले अपना देखिएगा। ठीक है, और समटाइम फिर
ये भी होता है कि शायद रिकनेक्ट करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। ओवरऑल फ्रेंड बता दें बात ठीक है फ्रेंड, जरा एक दफा सारे तरह बता रहा हूँ, मैक्सिमम का मुझे आइडिया होता है। तो चंद लोगों का है बीच में, तो फ्रेंड अगर आप रीज्वाइन करके देखें। आप लोग अपनी चेस पर सिर्फ कर रहे हो, उसको शायद बोलना पड़ता थोड़े से किस तरह साफ करो। जी बेटा अब्दुल्ला, अगर आप रोज नहीं बेटा आ सकेंगे क्लास में तो फिर आपके क्वेश्चन इसी तरह के होंगे जो इंतहाई मायूसकुन क्वेश्चन है। अब इसका मैं क्या इस वक्त जवाब दे सकता हूँ, बच्चों से पूछ लेता हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगी। तब यकीनन इस सवाल का जवाब मैंने तो कभी नहीं दिया। जाती है बिल्कुल। देन सर अब ये जो लिखे इसमें, इसको जरा आज हम एक और एंगल से जरा डिस्कस करना। ये जो फिगर्स हमने लिखी हैं बिजनेस में, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई है, इसमें से कुछ कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है और कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो अब जहां भी पहुंचे हैं उसके नीचे जरा पहले एक एक लाइन जरा डिफाइन करने जो मैंने वर्ड्स बोला। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अभी सुने ना आपसे, वेरिएबल कॉस्ट मींस a cost item, a cost which varies means changes with activity level, और यहाँ activity level means production level। लेकिन activity level sometimes can be different from production level, वो बाद में मैं बात करूंगा। फिलहाल activity level means production level। तो एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने से अगर चेंज हो जाए तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। समझ आती है? और अगर एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के कम या ज्यादा होने से चेंज नहीं होगी तो वो फिक्स कॉस्ट होगी। लेकिन उस पर जाने से पहले जरा इस स्टेटमेंट को सामने रखते लेट्स डिसाइड कि ये जो हमने कॉस्ट लिखी है कितनी कॉस्ट लिखी है, जरा गिन के बताएं कितनी लिखी है। तीन चीजें से बाद में तो अपनी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड लेस होगा ना सभी। तो तीन कंपोनेंट्स है, कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल और इफेक्टिव ओवरहेड्स। तो इनमें से आप डिसाइड जरा करते हैं सोच के कि इनमें से कोई वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में जरा सोचें, रॉ मटेरियल है क्या, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड ज्यादा बनेंगे तो रॉ मटेरियल में ज्यादा इस्तेमाल होगा। अगर यूनिट्स बिल्कुल ही ना बने, जीरो, तो फिर रॉ मटेरियल भी जीरो कंज्यूम होगा। अगर कम यूनिट्स बनेंगे तो अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल भी उसी तरह कम इस्तेमाल होगा, और अगर ज्यादा बनेंगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो रॉ मटेरियल इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बाकी भी मैं और डाटा वगैरह से लिख के समझाता हूँ। इसी तरह डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में दो इशू हो सकते हैं। समटाइम्स हो सकता है वो एम्प्लॉइज हो जिन्हें हमने परमानेंट सैलरी पे रखा हुआ। तो अगर तो किसी एम्प्लॉय को आपने मंथली सैलरी देनी या सपोज वीकली सैलरी देनी, फिक्स सैलरी अगर देनी है, इरिस्पेक्टिव कि वो कितने यूनिट्स बना रहा है, कम बना रहा है, ज्यादा बना रहा है, अगर फिक्स मंथली सैलरी देन तो फिर ये फिक्स कॉस्ट होगी, सही। लेकिन अगर यूनिट्स के हिसाब से पर यूनिट आप पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर एक एम्प्लॉय ज्यादा यूनिट्स बनाएगा तो उसकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, और अगर कम बनाएगा तो कम हो जाएगी।
तो डायरेक्ट लेबर में जो एम्प्लॉइज हैं इनमें परमानेंट एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और टेम्परेरी एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो तो ये जो डायरेक्ट लेबर है ये उन एम्प्लॉइज की सैलरी को कहते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। तो नॉर्मली इनकी सैलरी जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, वो उनकी प्रोडक्शन के लेवल की बेस पे होती है नॉर्मली, लेकिन अगर एग्जामिनर हमें बता दे तो फिक्स भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट अगर पता ना हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि या तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स के एंगल से और समटाइम्स ये नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे भी। तो अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा घंटे काम करेगा तो ज्यादा आप सैलरी देंगे, कम करेगा नहीं आएगा तो अकॉर्डिंगली सैलरी चेंज होता है। तो दो चीजें ये जो पहली है, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना हो इसको जरा ब्रैकेट में लिखना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटीरियल or direct labor by default, unless we have any other information, we assume that these are variable costs of manufacturing. क्या डायरेक्ट लेबर फिक्स हो सकती है? हो सकती है, लेकिन ना पता हो तो नॉर्मली वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अब आ जाए जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एग्जांपल जरा ज़हन में लाना शुरू करें। इसमें काफी सारी चीजें, लेकिन इस सब में जो एग्जांपल्स हैं 5-6 मेन, उनको अगर ज़हन में रख के थोड़ा सा डिसाइड करना। इसमें अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री स्पेस हमारी रेंट पे, रेंट फिक्स है, रेंट पर मंथ पर एनम, उसका प्रोडक्शन से लिंक नहीं होता। अगर कोई एसेट्स की इंश्योरेंस हो तो वो भी प्रोडक्शन से लिंक नहीं होती, एसेट की वैल्यू से लिंक होती है, फिर पर एनम इंश्योरेंस डिसाइड हो जाती है, इंश्योरेंस का खर्चा, तो वो भी जनरली फिक्स है। इसमें फैक्ट्री मैनेजर सैलरी अगर है या फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी है वो भी अक्सर पर मंथ होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो सपोज प्रोडक्शन के साथ हो तो वेरिएबल हो सकती है। देन उसके बाद यूटिलिटी बिल्स राजेंद्र में उसको भी सेग्रीगेट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो अगर ज्यादा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल होने से बिल अकॉर्डिंगली ज्यादा आएगा, अगर कम इस्तेमाल होगी तो कम आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और डेप्थ में जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अगर कभी आपने उसे गौर से पढ़ो, इसमें एक मीटर रेंट भी होता है। उसमें कुछ थोड़ा सा वो जो एलिमेंट है मीटर रेंट का, जिस तरह अगर पोस्ट पेड मोबाइल हो तो उसमें भी एक फिक्स लाइन रेंट का कॉन्सेप्ट होता है, फिर जितनी कॉल्स कर रहे होते हैं उसके साथ फिर वो वेरी भी करना होता है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें मेजर पोर्शन तो वेरिएबल है जो यूनिट्स के साथ वेरी करेगा, लेकिन अगर हम उसमें मीटर रेंट की बात करें तो वो हर महीने शायद कांस्टेंट रहने की वजह से कुछ उसमें फिक्स एलिमेंट भी मौजूद है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम फ्यूल के एंगल से सोचें, अगर फॉर एग्जांपल जनरेटर चला तो वो भी वेरी करेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, अब थोड़ा सा इंट्रो का ज़हन में लाएं, डेप्रिसिएशन के समय डिफरेंट मेथड्स हैं, तो वो जरा मेरे से जरा थोड़ा सा रिवाइज करना। सबसे पहले अगर शुरू करें हम स्ट्रेट लाइन से, तो फिक्स स्ट्रेट लाइन है तो फिक्स है। अच्छा अगर रिड्यूसिंग भी है ना तब भी बहुत सुना उसका जो चेंज आता है आती है डेप्रिसिएशन चेंज, वो प्रोडक्शन की वजह चेंज नहीं होती, वो डब्ल्यूडीवी के कम होने की वजह से होती है। वो एसेट की डब्ल्यूडीवी से रेट मल्टीप्लाई होता है ना सेकेंड ईयर से, तो वो प्रोडक्शन से लिंक नहीं है। हाँ अगर मशीन और मेथड्स हो, नंबर ऑफ आवर्स की बेस का डेप्रिसिएशन है, सही डेप्रिसिएशन यहाँ सर 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 यूनिट्स के हिसाब से भी मेथड होता है। तो अगर तो मशीन और मेथड या यूनिट्स के एंगल से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है फिर तो ठीक है, वो वेरी करेगी। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो तो नॉर्मल मेथड्स कौन से यूज होते हैं, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग वाले, उनका प्रोडक्शन से एज सच नहीं, तो इसलिए जनरली बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन भी हम फिक्स ही कंसिडर करेंगे। तो समझ आती है मेरी बात। इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ वेरिएबल भी हैं, बताएंगे 2-3 जो मैंने बोला अभी बोला सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फ्यूल चार्जेस हो गए, इनडायरेक्ट लेबर अगर पर आवर पर यूनिट की बेस पे, ठीक है। फिक्स की एग्जांपल बोल रहा हूं जो अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर नहीं है, रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, परमानेंट एम्प्लॉइज अगर हैं तो उनकी सैलरी है। इनडायरेक्ट मटेरियल मेरा ख्याल है कि शायद मशीनरी से, अगर ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है तो मशीनरी की रनिंग पर डिपेंडेंट होगा। मशीनरी अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी ज्यादा चल रही है
तो जल्दी ऑयल चेंज होंगे, मशीन अगर ज्यादा चलेगी वो शायद वेरिएबल। इसी तरह रिपेयर और मेंटेनेंस भी शायद मशीनरी का यूजेज पे होगा, लेकिन जो फैक्ट्री की बिल्डिंग की अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस है वो शायद प्रोडक्शन से लिंक ना हो। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स ये जो फैक्ट्री वर्ड्स है इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी। तो ये समझ आती है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी बाय डिफॉल्ट। नहीं, बाय डिफॉल्ट अगर हमें नहीं पता तो मैनेजर सैलरीज होती है पर मंथ होते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्शन वाले एम्प्लॉयज होते हैं ये नॉर्मली पर यूनिट या पर आवर की बेस पे पैसे ले रहे होते हैं। तो ये जो मैंने चंद बातें फैक्ट्री रेट्स के अंदर से वेरिएबल के अंदर से बोली है, तो वो एग्जांपल जरा थोड़ी सी पूरी करना। तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो लिख दी है, और बता दें जल्दी से दो। सर अभी तो पता है सर, यूटिलिटी बिल्स सभी साथ साथ चलेंगे ये क्यों? यूटिलिटी बिल्स, फ्यूल चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। देन सर इसी के नीचे एक छोटी सी हेडिंग लिखना, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को भी एक सिंपल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। A cost which do not vary, which remains constant regardless of activity level. ये फॉर एग्जांपल बस दो तीन मेन, रेंट, depreciation, insurance and salaries of permanent employees. ये हर साल निसाब चेंज होता है, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो जाती प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होता, वो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज नहीं होता। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, ये जो इसकी डेफिनेशन है वो किस एंगल से है, तो वेरीज विद एक्टिविटी लेवल या डू नॉट वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। नहीं मतलब ठीक है, जो डू वेरी विद एक्टिविटी लेवल है वो कौन सी है, वेरिएबल। और जो नहीं वेरी करती प्रोडक्शन के साथ, जिसने सेम ही रहना है इररिस्पेक्टिव के नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बने कम बने, ये मैंने अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन की बात की है, बताएं वो क्या है? नहीं मतलब वो क्या है, वेरिएबल है फिक्स, तो उससे वेरी क्यों नहीं कर, वो तो चेंज नहीं होती, लेकिन एक्टिविटी लेवल से चेंज नहीं है, उसने वो सेम ही रहना है रिस्पेक्टिव एक्टिविटी लेवल कम है या ज्यादा। तो हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि कॉस्ट में बदलना है, किसके साथ बदलना है या नहीं बदलना है, एक्टिविटी लेवल के साथ। ठीक है, अब बेटा अगर इसको फर्दर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी सी तरह एग्जांपल और पहले देख लें। लेट्स अज्यूम आप अपनी प्रोडक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 1 यूनिट ऑफ finished goods requires 10 kgs of raw material. One unit of finished goods require
10 kgs of raw material. सबसे पहले तो अपना ये सेंटेंस ठीक है, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स का 1 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने केजीज रिक्वायर्ड है? 10। अब जरा और बात बहुत, लेट्स अज्यूम आपने 100 यूनिट्स बनाने हैं, फिनिश गुड्स के 100 यूनिट्स आपने बनाने हैं, बताएं हर यूनिट को कितने केजीज होंगे? नहीं, हर यूनिट 10 केजीज पर। बात फिर कुछ सिंपल मैं करने लगा, रिलैक्स होकर देखिएगा। तो टोटल कितने केजीज रिक्वायर्ड होंगे? 1000 केजीज, सिंपल एज दैट। अगर 500 यूनिट्स बनाएंगे तो 1 यूनिट रिक्वायर्स 10 केजी। टोटल कितने केजीज हो जाएंगे? 5000। बताएं क्या ये रॉ मटेरियल वेरिएबल? सॉरी, वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल है या फिक्स? पर यूनिट फिक्स है, टोटल वेरिएबल। अगर 2000 यूनिट्स बनाएंगे तो 1 यूनिट रिक्वायर्स 10 kgs per unit. What will be the total? 20,000 kgs. फिर आपको 20,000 kgs रिक्वायर्ड होंगे। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसका टोटल वेरी करता है एक्टिविटी लेवल से। मैं एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ा रहा हूँ तो कौन सी चीज बढ़ रही है? टोटल चेंज हो रहा है, टोटल केजीज चेंज हो रहा है, लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा? फॉर एग्जांपल एक शेड है, एक दो एग्जांपल्स पहले और सुनना, फिर आप एक शेड बना रहे हैं आप, और शेड को बनाने में 3 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है। 1 शेड रिक्वायर्स 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो अगर एक शेड बनाएंगे तो 1 शेड मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स पर शेड इज इक्वल टू 3 मीटर्स टोटल। अगर 20 शेड्स बनाएंगे तो पर शेड कांस्टेंट रहेगा। We are assuming same type of shed of this, तो टोटल 60 kgs हो जाएगा। अगर 100 शेड्स बनाएंगे तो 100 into 3 300 है। तो ये जो ये वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है? टोटल वेरी कर रहा है और पर यूनिट फिक्स है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसका टोटल वेरी करता है एक्टिविटी लेवल से, और इसका जो पर यूनिट होता है वो फिर कांस्टेंट है। ठीक है, अभी एग्जांपल लिखें तो जो मैं चीज अभी बोली मैं 2 सेंटेंसेस में लिखता हूँ। अंडरस्टैंडेबल? बहुत सारा ये जो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी वो टोटल के एंगल से, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। टोटल तो वेरी करता है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट होता है, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिए कि वो फिक्स रहे, वो कांस्टेंट रहे। ये सही से वही है बेटा जो आना चाहिए। इट मींस यहां से बेटा 2 सेंटेंसेस पर आप याद रखना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली with activity level.
डायरेक्टली भी ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या होता है, अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर एक्टिविटी लेवल कम होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, डायरेक्टली वेरी करेगी। लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट remains constant, same. दोबारा सोचने को कृपया नहीं रहनी चाहिए। ये दो सेंटेंसेस वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से आपने हमेशा ध्यान में रखना है। क्या? नंबर 1, नंबर 2, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल, एंड नंबर 2, per unit remains constant. Any confusion anywhere? then बेटा इसी बात को जरा फिक्स कॉस्ट के एंगल से सुना। अब ये भी काइंडली बाद में आराम से लिखिएगा, पहले 1 मिनट सुन लो। लेट्स अज्यूम आपकी फैक्ट्री जो है वो रेंटेड प्रेमिसेस में, और रेंट पर मंथ सपोज है 1 लाख रुपीस। फैक्ट्री रेंट पे है, फैक्ट्री स्पेस, और लेट्स अज्यूम रेंट पर मंथ इज 1 लाख। फर्स्ट मंथ में 10,000 यूनिट्स पर। बताएं रेंट कॉस्ट कितनी हो? 10,000 यूनिट्स बने, 1 लाख रेंट कॉस्ट हो गई। सेकेंड मंथ में आपने, ये हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स का एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है। सपोज ऑर्डर्स कम थे, 5,000 यूनिट्स बस बनाया था, तो रेंट भी तो अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाएगा। क्या रेंट कॉस्ट का टोटल सेम हो? एक्टिविटी लेवल अगर चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट किस पे नहीं होगा? रेंट, क्योंकि फिक्स है। अब थर्ड मंथ में सपोज आपको ज्यादा यूनिट्स के ऑर्डर्स मिले, देयरफॉर आपने 20,000 यूनिट्स बना दिए, लेकिन इवन देन रेंट पर मंथ विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां तक तो शायद वही बात है जो पहले थोड़ी देर हुई, लेकिन इसी को बड़ा जरा पर यूनिट के एंगल से समझना था। अगर हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो फर्स्ट मंथ का रेंट कितना? 1 लाख नहीं, मतलब 1 लाख फिक्स पहले देते हैं। 1 लाख रेंट कॉस्ट थी और 10,000 यूनिट्स बने, तो फर्स्ट मंथ में हमारी रेंट कॉस्ट पर यूनिट कितनी? ये कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, व्हाट इज 10? व्हाट इज 10? 10 रेंट कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड कैलकुलेटर की जरूरत है तो जरूर यूज करें। 1 लाख डिवाइड बाय 5,000, क्या आंसर आ रहा है? तो क्या पर यूनिट चेंज हो रहा है? लेकिन ये कैसे चेंज हुआ है? पहले आपका आंसर था 10 फर्स्ट मंथ में, सेकंड में 20, तो क्या एक्टिविटी लेवल कम नहीं हुआ सेकंड मंथ में? लेकिन एक्टिविटी लेवल कम होने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई। लास्ट वर्किंग करेंगे 1 लाख डिवाइड बाय, तो अगर पर यूनिट वर्किंग साथ लिखें तो ये टोटल हो गया। तो पर यूनिट प्लीज ले रहे सबको, फिर 10 आएगा फर्स्ट मंथ में, सेकंड में 20, देन 5 लिखे पहले यहाँ। डायरेक्टली वेरी का वही मतलब होता है
कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी अकॉर्डिंगली बढ़ रही है, तो डायरेक्टली वेरीज, यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और अगर यूनिट्स कम बनेंगे तो रॉ मटेरियल भी कम इस्तेमाल होगा, इसे डायरेक्टली वेरीज कहते हैं। एक इनवर्सली वेरी होता है, वो क्या होता है इनवर्सली वेरी? एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है एंड वाइस वर्सा। वैसे पर यूनिट क्यों चेंज हो रहा है, तो आप जरा हेल्प करेंगे? वो जो वन रहेगा वो अगर ज्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड होगा, थर्ड मंथ की बात कर रहा हूँ, 20,000 यूनिट्स पे खर्चा अगर स्प्रेड होगा, डिवाइड होगा, तो अकॉर्डिंगली उसका पर यूनिट कम हो जाएगा। ज्यादा यूनिट्स बनने से खर्चा, क्योंकि टोटल कांस्टेंट है, तो उसका पर यूनिट कम आ रहा है। और अगर 5,000 सेकंड मंथ के एंगल से देखते हैं तो कम यूनिट्स पे कॉस्ट स्प्रेड होने से पर यूनिट ज्यादा हो। तो क्या अगर प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है? और क्या अगर प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाती है? वो कांस्टेंट ही रहती है। देखें रॉ मटेरियल वाली एग्जांपल, पर यूनिट उसमें सेम ही रहता है। तो इसकी दो कंक्लूजन फाइनली लिखें जो आप जहन में रखनी है। फिक्स कॉस्ट के एंगल से टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेंस कांस्टेंट, एंड सेकेंडली पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ये कंडीशन आप हेल्प करें, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरी कर रही है, लेकिन अब ये वेरी डायरेक्टली कर रही है। सारी यहाँ तक इकट्ठे हो जाए, सीधा समझ में 10,000 से अगर 5,000 यूनिट्स हुए हैं, ये मेरा एरो देखो 10 से 5, तो ये क्या हुआ, एक्टिविटी लेवल बढ़ा या कम हुआ? एक्टिविटी लेवल कम हुआ है, उधर देखें लास्ट कॉलम, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। अब मैं एरो से सिर्फ समझा रहा हूँ, मैंने नीचे नहीं करा। 10 से 20 हो गई यूनिट्स, जब 10,000 से 5,000 हुए तो व्हाट डज इट मींस, नंबर ऑफ यूनिट्स कम हुए, तो एक्टिविटी लेवल डिक्रीज होने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अगर 5 से 20 सोचा है तो एक्टिविटी लेवल बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो रही है। तो ये बेटा कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है? इनवर्स। डायरेक्टली क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है, होपफुली पता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज इनडायरेक्टली विद एक्टिविटी लेवल। तो वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से दो पॉइंट्स दोबारा देख के पढ़ लें और याद रखें, देखें क्या लिखा भी नीचे। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल डायरेक्टली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल एंड इट्स पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड फिक्स के एंगल से बोला टोटल रिमेन्स कांस्टेंट बट पर यूनिट वेरीज इनडायरेक्टली विद एक्टिविटी लेवल। अब यहाँ तक बेटा बातें क्लियर हो गई सबको? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कशन जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की तरफ वापस आ जाए, बोर्ड भी देखें प्लीज। सीरियस है, एक एक चीज प्लीज काइंडली, थोड़ी थोड़ी सीरियस है। अब आप ये बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बिजनेस की, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट व्हिच इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइनल। इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या कुछ वेरिएबल कॉस्ट है?
अरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट है सर, क्या फिक्स भी है? इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी है, और इट मींस बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो अमाउंट होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का टोटल, ये ना 100% वेरिएबल है, ना ही 100% फिक्स है, ये मिक्स्ड कॉस्ट है। मिक्स्ड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। तो इस मिक्स कॉस्ट को फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या मतलब सेमी वेरिएबल? नहीं, आधा जरूरी नहीं, कुछ सेमी वेरिएबल, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स, और इसी तरह सेमी फिक्स्ड भी अगर बोलूं मैं तो आधा आधा नहीं, आधा आधा जरूर नहीं। सेमी फिक्स्ड मींस कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स, और मिक्स्ड। तो बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100% नॉट वेरिएबल है, ना 100% फिक्स है, बल्कि उसे मिक्स्ड, which can also be called as semi variable और semi fixed cost होती है। क्लियर है ये बात? तो लिखेंगे अपने पास कहीं कंक्लूजन आफ्टर ऑल दिस बहस। आप सब पहले मैं इतनी सीधा बात करता हूँ, 4 मिनट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस manufacturing cost of the business is a combination of fixed cost and variable cost. Which means it is mixed cost और अभी इसी के दो तरीके और भी हैं इसको लिखने के, मिक्स कॉस्ट ठीक हो, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, करने का किसी वर्ड में मेरा कंफ्यूजन है जरूर बताएं। फॉलो कर रहे हैं सर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस 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 का कॉम्बिनेशन है? और बिजनेस के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी होती हैं, वेरिएबल भी होती हैं, इसलिए ये मिक्स कॉस्ट। आंसर ऐसे से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। ये सेमी वेरिएबल बेटा मतलब जिसमें एक ऐसी कॉस्ट सेमी वेरिएबल जिसमें कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है। इसी तरह अगर सेमी फिक्स बोला जाए तो कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है। द बेस्ट एग्जांपल जो आप मेरा ख्याल है कि इजीली अपने ज़हन में रख सकते हैं, बाकी तो होपफुली ये तो बातें क्लियर है। ये जो पोस्ट पेड मोबाइल है, पोस्ट पेड मोबाइल बिल जो है, सुना तो होगा, मोबाइल के वाले से तो अलहमदुलिल्लाह हर चीज सुनी होगी। तो पोस्ट पेड मोबाइल बिल कैसे बनता है? उसमें एक लाइन रेंट होता है, मंथली लाइन रेंट, और फिर कॉल चार्जेस होते हैं। तो जो मंथली लाइन रेंट है वो शायद हर महीने सेम रहेगा, और अगर ज्यादा कॉल्स किसी के महीने करेंगे तो कॉल्स का बिल अकॉर्डिंगली कम ज्यादा होता रहेगा। तो वो जो टोटल बिल आपको आएगा वो किस किस का कॉम्बिनेशन होगा? फिक्स लाइन रेंट प्लस कॉल चार्जेस। तो वो वेरी करेगा, लेकिन किसके वेरी होने से? कॉल्स के वेरी होने से लाइन रेंट रिमेन्स। तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, उस टोटल खर्चे को क्या कहा जाएगा? तो मिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल है या सेमी फिक्स। और इसी को अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल सोचा है तो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये तो 100% वेरिएबल है, ठीक है ना? लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स में यूटिलिटी बिल्स, फ्यूल चार्जेस, दीज आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देन रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ये फिक्स है। तो जब हमने सबको इकट्ठा किया
तो उसमें कुछ वेरिएबल भी है, फिक्स भी है, देयरफॉर फिर वो सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स हो या मिक्स हो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। देन अब हमने नेक्स्ट ये चीज डिसाइड करनी है कि अगर हमारे सामने कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आए और हमसे ये रिक्वायर्ड हो कि हम उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करें। जी 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 सर। तो हम उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो हेडिंग बना लेगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेथड्स टू सेग्रीगेट। अब यहाँ से बड़ा जो ऑनवर्ड्स बातें शुरू हो रही हैं वो अब सब के लिए नहीं है। तो FA1 वाले हजरात हैं, FA2 वाले हजरात हैं, तो बच्चों वाली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब सबके लिए एक नई दुनिया शुरू हो गई। मेथड्स टू सेग्रीगेट अब सब एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए। अब मजा आया। मेथड्स टू सेग्रीगेट, मेथड्स टू सेग्रीगेट फिक्स्ड कॉस्ट and variable cost. Now, semi-variable cost. हेडिंग को जरा ट्रांसलेट करें अपने जहन में, क्या करना लगे। अगर हमारे पास तो मिक्स कॉस्ट हो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो मिक्स्ड, तो हम अब करने ये लगे कि दो मेथड इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उन मेथड से क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट लगा हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट लगा। क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट होते हैं? एक आसान सा डाटा लिखा। लेट्स से बेटा जनवरी का महीना था, जनवरी 2021 का मंथ था। आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और टोटल कॉस्ट इनकम हुई 3 लाख। समझ आई बात? मंथली डाटा है। तो उस जनवरी के महीने में, जनवरी 2021 में कितने यूनिट्स बने? 100 यूनिट्स बने और उन 100 यूनिट्स को बनाने में कॉस्ट कितनी आई? 3 लाख रुपीज कॉस्ट। फरवरी में सपोज आपने 200 यूनिट्स बनाए और कॉस्ट आई 4 लाख रुपीज। मार्च अप्रैल में आपने 300 400 यूनिट्स बनाए, अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ा रहा हूँ और कॉस्ट रिस्पेक्टिवली हो गई कॉस्ट 5 लाख एंड 6 लाख। बिल्कुल आसान सी बात हो जानी है इनमें, तो रिलैक्स होकर बस कंसंट्रेशन रखिएगा। क्या एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है? कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है, ये अपने पैसे समझे सर। 3 लाख रुपीज कॉस्ट है, 4 लाख एंड 5 लाख एंड 6 लाख टोटल कॉस्ट है। फिर ये हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यूनिट्स बनाए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर हुई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर हुई। तो यूनिट्स के इंक्रीज होने से कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है, टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। मेरा तो ख्याल है कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये 100% फिक्स्ड है। मेरा ख्याल गलत क्यों है? बस वैसे ही बस वैसे। मेरा ख्याल इस वजह से गलत है कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। मसला अगर मैं हिस्सा लिखता ही बेटा,
व्हाट डज इट मीन? क्यों क्यों? अगर यूनिट्स के बढ़ने से कॉस्ट का टोटल सेम है तो फिर ये जो भी कॉस्ट है टोटल कॉस्ट फिक्स है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिखा, मैंने 3 लाख लिखा, बाद में क्या लिखा 4 लाख लिखा, फिर आपने क्या लिखा 5 लाख लिखा, फिर 6 लाख लिखा। तो यहाँ तक ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये टोटल कॉस्ट 100% फिक्स नहीं। सर क्लियर है सर? 100% फिक्स की निशानी क्या है? एक्टिविटी लेवल अगर चेंज भी हो तो टोटल सेम रहता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो ब्रेड वाली की एग्जांपल लिखी थी, वो कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी 100,000 10,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, 1 लाख पर यूनिट मैंने जान के छुपाया अभी, टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप अपना जरा डाटा देखें जो आपने भी लिखा मेरे से देखिए, इज इट 100% फिक्स कॉस्ट? लेकिन अगर आपको क्या चीज नजर आती तो फिर आप कह देते ये तो 100% फिक्स है। आपको अगर हर एक्टिविटी लेवल पे टोटल कॉस्ट सेम नजर आती तो हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है, तो 100% टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ही फिक्स कॉस्ट है। लेकिन यहाँ से पहली बात क्या फाइनल हो गई अब कि ये हमारा जो डाटा रजिस्टर में सामने नजर आ रहा है ये 100% फिक्स है। सेकेंडली, अब मेरा ख्याल ये है, मेरा ख्याल ये है कि ये जो मैंने कॉस्ट आपके सामने लिखी है ये 100% वेरिएबल है। मेरे इस ख्याल को कैसे प्रूव किया जा सकता है कि ये सही है गलत है? अगर हर एक्टिविटी लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट सेम हुई पर यूनिट सेम हुई, ये टोटल तो वेरी कर रहा है। लेकिन अगर हर एक्टिविटी लेवल पे पर यूनिट भी सेम आया तो क्या फिर ये भी इंडिकेशन है कि ये 100% वेरिएबल है? वेरिएबल में क्या कांस्टेंट रहता है? पर यूनिट पर एक्टिविटी लेवल, और फिक्स में टोटल सेम रहता है। तो ये मैं बातें बोलूंगा प्लीज हम लिखेंगे भी, पहले अंडरस्टैंड कर लेना। दिस इज नॉट अ 100% फिक्स कॉस्ट, ये फाइनल है। क्यों? टोटल डिफरेंट है, टोटल सेम नहीं। तब हम जरा चेक कर लेते हैं शायद ये कॉस्ट 100% वेरिएबल हो, और इसको चेक करने का तरीका क्या होगा कि हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हर एक्टिविटी लेवल पे चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर उठा लो, वैसे तो शायद वर्किंग सिंपल है। 3 लाख डिवाइड बाय 100, ये सही है? पर यूनिट निकालना, टोटल खर्चा डिवाइड बाय 100 यूनिट्स, क्या आंसर आया? 3000 क्या आया पर यूनिट, यूनिट्स अपने डिवाइड किए। सेकंड लेवल पे चेक करने से बन ही हो सकता है 2000 पर यूनिट। आगे चेंज हो रहा है 160 समथिंग, 16,000 समथिंग बन रहा है, एंड सो ऑन चलते जाए ग्राफ तो शायद 1.5 पे आ गए। तो डेफिनेटली अगर पर यूनिट चेंज हो रहा है तो फिर ये 100% वेरिएबल कॉस्ट ही हुई। तो सर आप बताए ना फिर नहीं हुई है, मैं अगर कहीं भी जाऊँ तो क्या अगर 100% ये पर यूनिट कांस्टेंट आता हर लेवल पे, अगर हर लेवल पे पर यूनिट सेम होता आपका, तो देन क्या आप सेफली कह देते कि ये कॉस्ट 100% वेरिएबल है? मसलन अगर ये डेटा इस तरह होता, अगर ये डेटा फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा होता, मैं कर क्या रहा हूं जरा चेक करें। पहले लेवल पे पर यूनिट कितना आया? प्लीज आई एम अज्यूमिंग आप सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेटर की जरूरत है कि नहीं? 300 3000 पर यूनिट, दूसरा 3000 3000 3000। तो अब हमें किसी सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, ये किस चीज की इंडिकेशन है? और यूनिट अगर कांस्टेंट है तो फिर ये 100% वेरिएबल। क्या इस केस में 100% वेरिएबल है? क्या ये इस केस में 100% फिक्स है? भाई इस केस इतनी जल्दी जवाब देंगे फिर मैं ऐसे कर दूंगा, मुझे लिखते रहते। इस केस में 100% फिक्स है, टोटल सेम रहेगा तो 100% फिक्स है, पर यूनिट्स हर एक्टिविटी लेवल पे सेम रहेगा तो 100% वेरिएबल है। और अगर ये दोनों ही ना हो
तो इसका मतलब ना ही 100% फिक्स कॉस्ट है, ना ही 100% वेरिएबल कॉस्ट है। देन फिर ये कौन सी कॉस्ट है? फिर ये मिक्स कॉस्ट। फिर अगर ये मिक्स कॉस्ट है तो इंशाल्लाह उसको सेग्रीगेट अभी करेंगे कि इसमें फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। हमें किसी सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं होगी। अगर टोटल कांस्टेंट है हम सेफली कह देंगे 100% फिक्स है। अगर हर लेवल पे एक्टिविटी लेवल सेम है, तो सॉरी पर यूनिट सेम है, हम सेफली कह देंगे 100% वेरिएबल है। लेकिन अगर ये दोनों ना हो, कौन से दोनों ना हो? ना टोटल सेम हो ना पर यूनिट सेम हो, और देन फिर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और इंशाल्लाह उसका भी अभी अलग कर लेंगे। तो अब ओरिजिनल डाटा पे मैं आ जाता हूँ जो मैंने आपको अभी स्कूल में लिखवाया था। लेकिन इससे पहले कि हम ये सेग्रीगेशन स्टार्ट करें, ये जो दो बातें फाइनल हुई हैं, ये नीचे एक सेंटेंस लिखें इसके डाटा में। बेस सबक टोटल कॉस्ट is neither 100% fixed because its total is not constant. Because nor 100% variable ये वैसे उठा गया सर, इंशाल्लाह मैं बड़े पहले पढ़ के आऊंगा बड़े किस्सों। Because its total per unit, sorry, the above total cost is sorry is आपने भी नहीं पढ़ा, is neither 100% fixed nor 100% variable. Therefore, it is mixed cost. Any confusion please यहाँ पर? Definitely सर, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातें भी हजम कर लें, बहुत कुछ और आना। अगर हम सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई इसका समझ नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है सर? अब बेटा अगर ये मिक्स हो गई कॉस्ट, तो अब हमने हेडिंग क्या बनाई थी अपने इस एग्जांपल की? कि हमने कुछ मेथड्स अब डिस्कस करने हैं जब जिन्हें सॉरी हम यूज कर सकते हैं अपनी मिक्स कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए। तो उसमें से फर्स्ट मेथड की हेडिंग लिखो। पहला मेथड जो इस काम के लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज आइगो मेथड। ये हो सकता है कि QM में जो मैं वर्ड्स बोलूं आपने सुने हो, लेकिन बेहतर यही है कि अगर जहन में आए भी तो निकाल दें, क्योंकि सही तरह याद नहीं होगा। बहरहाल मेरा ख्याल आपने नहीं सुना, तो ये तो सबसे बेस्ट है। ये फर्स्ट मेथड टू सेग्रीगेट दिस कॉस्ट इज आइगो मेथड। वो नहीं सब इंशाल्लाह फिर कल से, अगर वो हो तो वो हो तो इंशाल्लाह कल से। जी डियर, अभी जो मेथड है आइगो मेथड, ये बड़ा सिंपलीफाइड सा है, लेकिन इसको समझने के लिए काइंडली जरा डाटा पे गौर करें। जैसा ये नाम में लिखा हुआ हाई लो मेथड, तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को बेस बना के वर्किंग करनी जाती है। हाईएस्ट पॉइंट से मेरी मुराद डाटा में क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल? 400 और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। इसका मतलब हर से मतलब नहीं कि पहला और आखिरी लेवल है, ये रैंडम भी हो सकता है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल रैंडमली भी अवेलेबल हो सकता है। 400 यूनिट्स इज हाईएस्ट लेवल ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा,
and 100 units is the lowest activity level based on this paper. ठीक है? अब ये 2 मिनट कुछ मैं बोलूंगा, इसको हम इंशाल्लाह लिख भी लेंगे, इसकी टेंशन आप लीजिएगा, पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी चंद गुजारिशात और सुनिए। ये से जरा कॉस्ट पे आ जाए, इनके सामने कॉस्ट लिखी है, देखिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख लिखा हुआ। अब ये तो हमें कंफर्म है कि इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल भी है और कुछ ना कुछ फिक्स भी है। हाँ जी, मिक्स है। अब अगर मिक्स कॉस्ट है तो यकीन ये फिगर्स तो चेंज हो रही है, लेकिन सर इसमें जो 3 लाख रुपीस है फॉर एग्जांपल पहला, क्या जितनी फिक्स कॉस्ट इसके अंदर होगी वो 1 लाख हो, 50,000 हो, 10,000 हो, 3-2.5 लाख हो, और 3 से ऊपर बने, जितनी फिक्स कॉस्ट भी 3 लाख रुपीस में होगी, क्या उतनी ही फिक्स कॉस्ट 4, 5, 6 लाख में भी होगी? टोटल की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है 100, 200, 300, 400 यूनिट्स, लेकिन इस एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से टोटल कॉस्ट के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, हमें नहीं पता वो कितनी है, लेकिन वो जितनी भी अमाउंट होगी वो हर अमाउंट भी 3 लाख 4, 5, 6 लाख में सेम ही होगी। ये अमाउंट किसके बढ़ने की वजह से बढ़ी होंगी? यूनिट्स के बढ़ने से, तो ये टोटल अमाउंट बढ़ी है, लेकिन टोटल अमाउंट के अंदर कौन सी कॉस्ट के बढ़ने से ये कॉस्ट बढ़ी है? इस टोटल कॉस्ट में अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन 1 लाख रुपीस फिक्स कॉस्ट है, लेट्स अज्यूम, हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन अगर 3 लाख में 1 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट है तो 2 लाख वेरिएबल, अगर 4 लाख में फिक्स कॉस्ट 1 लाख की होगी तो फिर 3 लाख वेरिएबल, 5 लाख में फिक्स कॉस्ट तो वही होगी, फिर 4 लाख वेरिएबल, और 6 लाख में 5 लाख के वेरिएबल। तो इस टोटल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं साइलो मेथड के लिए। ये दोबारा जरा डेटा लिखते हैं 100, 200, बाकी फिर वो मैं मेथड को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। 300, 400, इसके नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट्स 3 लाख, 4 लाख, बस ये 2 कॉलम बना के रुक जाए। मैंने जो अभी बात की मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा, अब ये मेथड अप्लाई नहीं करना, पहले जस्ट जो मैंने बात की उसको मैं फिगर्स के साथ लिखूंगा। इफ अज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट इज 1 है, तो क्या इन सारी कॉस्ट में से, इस सारी कॉस्ट में 1 लाख ही फिक्स कॉस्ट हो? क्या बैलेंसिंग फिगर तो वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंचा जा सकता है? फिर 100 यूनिट्स को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यही होना चाहिए, ठीक। लेकिन डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा 1 लाख है, अगर 1 लाख है तो बाकी फिर वेरिएबल होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? मिक्स का मतलब वेरिएबल भी है फिक्स भी, तो अगर फिक्स पता चल जाए तो वेरिएबल बाकी वेरिएबल है। अगर फॉर एग्जांपल ये 1.5 लाख रुपए 1,50,000 हो, 1,50,000 अगर हो, 1,50,000 हो, तो बैलेंसिंग फिगर्स क्या आ जाएंगे? पहली क्या आएगी? 1,50,000, टोटल तो 3 लाख ही है,
2,50,000, 3,50,000। तो इस बात को बार बार लिखने का मेरा मकसद ये है कि क्या टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आ रहा है ये वेरिएबल की वजह से इंक्रीज है। बस यही डिसाइडिंग चीज है, अगर हमें ये समझ आ जाए तो बाकी काम तो कुछ भी नहीं है। क्या ये कंफर्म है हमें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है 3 लाख से ये जो 4 लाख हुई है, 4 से 5 हुई है, 5 से 6 हुई है आपके पास, ये जो इंक्रीज आ रहा है ये जस्ट वेरिएबल की वजह से इंक्रीज आ रहा है। ओके, फिक्स तो कांस्टेंट ही था। तो जहां आपने डाटा लिखा उसके नीचे एक लाइन लिखा द चेंज इन कॉस्ट the change in cost at different activity levels is only due to change in variable cost। वो कौन सी कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाती है? वो कौन सी टोटल कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाती है? मैंने जो सेंटेंस लिखा है इसमें एक एक लफ्ज क्लियर है। द चेंज इन कॉस्ट is only at different activity levels is only due to, ये जो only है मेरा यहाँ वर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से। सही फाइनल है सर? अब बेटा हम यहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ तक क्लियर है सारा? तो देन बड़ा हाइलो मेथड सिंपली ये कहता है, अब जब वो कहता है ये करनी आप आराम से बाद में लिखिएगा, 2-3 स्टेप्स मैंने आपके सामने जरा सॉल्व करना। हाइलो मेथड से अगर आपने सेग्रीगेशन करनी है, पहले हमने अज्यूम किया ना 1.5 लाख है या लाख है, तो अभी अज्यूम तो नहीं कर सकते कितना है तो उतना वो होगा, कितनी एक्चुअली इसमें फिक्स कॉस्ट है वो निकालनी है। तो उसके लिए मेथड यूज कर रहे हैं, तो हाइलो मेथड में स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आप अपना डाटा रजिस्टर में से देखिएगा जो भी आपने लिखा। तरीका इसका ये होता है कि पहले स्टेप में आपने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाना 400 यूनिट्स। अब बाद में लिखिएगा प्लीज लेट मी एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली, फिर आप देखें कैसे लिखना। और इस हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल के सामने इसकी कॉस्ट लिख देंगे 6 लाख। फिर इसके नीचे आपने लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लिखा ना, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल के सामने लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट लिख देंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेलेक्ट द हाईएस्ट and lowest activity level and their respective costs। अब बस इन दो फिगर्स पे गौर करें दोबारा। 100 यूनिट्स बने तो 3 लाख कॉस्ट आई, और 100 यूनिट्स बने तो 6 लाख कॉस्ट आई। क्या कॉस्ट में चेंज है? बल्कि इस तरह से कह रहे हैं कि एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से कॉस्ट में इंक्रीज है, लेकिन कहीं जो इंक्रीज है ये सिर्फ वेरिएबल की वजह से। वंस अगेन दोबारा सोच लें, क्या 3 लाख के अंदर जितनी फिक्स कॉस्ट होगी उतनी ही 6 लाख में भी होगी? तो फिक्स कॉस्ट में चेंज आने से ये चेंज नहीं आया। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इस तरह दोबारा शुरू करूंगा, डिफरेंस कैसे लें? ठीक है, नींद में लिया ना मेरे को 3 लाख रुपीज का डिफरेंस है। मेरा एक सेंटेंस सुने, क्या ये 3 लाख रुपए का कॉस्ट में इंक्रीज सिर्फ इसी वजह से आया है कि यूनिट्स में 300 यूनिट्स का इजाफा हो गया? 300 यूनिट कहां से आ गया डिफरेंस? क्या 100 से 400 यूनिट्स होने की वजह से हमारी कॉस्ट 3 लाख रुपीज से 6 लाख हो गई? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 3 लाख रुपया डिफरेंस आया है
ये इन 300 यूनिट्स के इजाफे की वजह से आया, और आपको पता है वो जो यूनिट्स के इजाफे की वजह से, यूनिट्स की इंक्रीज की वजह से जो कॉस्ट में इंक्रीज आएगा वो 100% फिक्स ही तो होता है। ये मानना लीजिएगा, सोचना। दोबारा जैसे यूनिट्स 100 से 400 तक बढ़े, फुल कंसिडर करने का दिया टाइम। कहां से कहां यूनिट्स गए अब आपको 100 से 400 में यूनिट्स में कितना चेंज आया? ये चेंज ठीक है, इंक्रीज वाला चेंज आया, इंक्रीज आया। चल कितने यूनिट्स का चेंज आया? मैंने डिफरेंस ले लिया, 300 यूनिट्स का चेंज है। इन यूनिट्स के चेंज होने से कॉस्ट में कितना चेंज आया? 3 लाख रुपए का चेंज आया। तो यूनिट्स में चेंज आने से जब कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो किस कॉस्ट में यूनिट्स के चेंज होने से चेंज आता है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 300 यूनिट्स के सामने 3 लाख लिखा हुआ है, ये इन 300 यूनिट्स की 100% वेरिएबल कॉस्ट है, और इसमें फिक्स भी तो है नहीं यार। कुछ हजम हो रही बात, लेकिन ऐसे नहीं होगी। अभी और हिम्मत करेंगे। फर्स्ट करें इनमें 6 लाख में और 3 लाख में फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। और ठीक है यार, दोनों में 1 लाख। कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम। इनमें कितना डिफरेंस आएगा? लाख यूनिट्स की कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट। ये कौन सी स्कीम की मैंने? तो क्या 100 यूनिट्स की अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, तो 400 यूनिट्स की भी 100,000 ही फिक्स कॉस्ट होगी। अब डन नहीं? क्या डिफरेंस है इसमें? बिलीव योर आइज सर, लाख और लाख में कितना डिफरेंस है? एब्सोल्युटली जीरो। अब 6 लाख अगर टोटल है, 1 लाख फिक्स है, तो हाउ मच शुड बी वेरिएबल? 5 लाख। डिफरेंस ले लिए, इसमें से क्या निकाल के क्या निकला है? टोटल में से फिक्स निकाल दी तो लेस किए हैं। मैंने ये पूछा इसलिए अभी एक आवाज आई है मुझे 4 लाख अगला, 3 लाख जमा 1 लाख 4 लाख, तो मल्टीप्लाई नहीं होना सर, वही होना जो हमसे बताइए। यहाँ क्या लिखो? 2 लाख। अगर फिक्स कॉस्ट 1 लाख है तो बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब आपको इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? ये क्यों आ रहा है 3 लाख का फर्क? नहीं क्यों आ रहा है? 100 से 400 यूनिट हुए हैं, तो फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आया। क्या वेरिएबल में चेंज की वजह से ये टोटल में चेंज है? वेरिएबल में चेंज की वजह से ये टोटल में चेंज है। लेकिन हो सकता है आपके दिन में आए ये तो लाख लाख की वजह से चेंज आ रहा है। आप इस तरह करें, आपके फिक्स कॉस्ट बताएं, लेकिन काइंडली ऐसी बताइएगा जो इस डाटा के अंदर ही हो। कोई 1 करोड़ में फिक्स कॉस्ट ना कह दीजिएगा, टोटल खर्चा इतना नहीं है। 3 लाख तो बेटा, वो 3 लाख का टोटल कॉस्ट जी साहब प्लीज। 2 लाख फिर 1.5 लाख सर, 2.5 लाख, लेकिन 3 के अंदर अंदर ही रहेगा। 1 आध रुपया पीछे रख दीजिएगा, मिक्स कॉस्ट है। नहीं ये प्लीज क्लियर रखें, टोटल कॉस्ट इज मिक्स कॉस्ट। मैंने मुझे पुराना एक्सपेरिमेंट याद है, उसमें 2 लाख का वैसे, फिर 2.5 लाख आपका। दोबारा कंसंट्रेट, दोबारा फुल कंसंट्रेट। लेट्स अज्यूम के फिक्स कॉस्ट 2 लाख, किसमें? 6 लाख। तो 3 लाख में भी कितनी होगी? What is the change in fixed cost due to activity level? Due to activity level तो चेंज होता ही नहीं। वेरिएबल बताइए। 4 लाख होगी, फिर 1 लाख होगी। क्या डिफरेंस इज, the difference in a variable cost is 3 lakh and the total cost change is only because of variable cost.
एक और चेंज कर सकते हैं। किसका टोटल कॉस्ट करता है और किसका टोटल वेरी करता है? भाई 2.5 लाख का 2.5 लाख से यहाँ भी 2.5 लाख होगा। फिक्स कॉस्ट का टोटल से एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट का टोटल चेंज नहीं होना, तो ये चेंज यूनिट्स का चेंज विल नॉट रिजल्ट इनटू फिक्स कॉस्ट टोटल चेंज। ये जीरो ये कहता है बार बार। अब आइए जरा लास्ट कॉलम बनाना, कैलकुलेटर लाओ 350। अब ये नैनो इनमें निकला जो जादू हो रहा है। 350 समझ आ गई जैसे वैसे ही आया जैसे पहले आ रहा था। फिक्स क्यों बदल रही है? फिक्स कॉस्ट बदल गई। ये यहाँ कितना होगा 50,000 difference. Is this change in total cost is 100% variable change? अब क्लियर है सबको? क्या फाइनली मैं कह सकता हूँ ये 300 यूनिट्स में जो इजाफा हुआ है, 300 यूनिट्स में ये जो स्टार्ट में इजाफा हुआ है और इन 300 यूनिट्स की जो कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है 3 लाख, इट इज 100% वेरिएबल कॉस्ट चेंज। अब ये जो सब कुछ मैंने लिखा है कोई आप लिखना चाहेंगे ये? या बात समझ आ गई? वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो अज्यूम्ड चीजें हैं। तो हमने कहां तक पहुंचना है कि व्हाट इज द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट विद इन दिस सेटअप। तो मैंने आपको सिर्फ ये 3 लाख रुपीस समझाने के लिए वर्किंग्स लिखी हैं। आप अगर इस तरह एक सेकंड जरा एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, अगर सेंटेंस से बात नहीं समझ आ जाए तो चाहे ना बनाइएगा, अगर लेकिन सेंटेंस से बात पूरी समझ आ जाए तो बना लीजिएगा। तो लेट मी राइट अ सेंटेंस। दिस डिफरेंस इन this difference in total cost this difference in total cost is entirely due to change in but आवाज से कम करें प्लीज। This difference in total cost is entirely due to के बाद एक काटना है तो बैठने का is due to change in variable cost means 3 lakh rupees 3 lakh is variable cost of 300 units. Variable cost only of extra 300 units. Entirely important advertisement number 8 for only of extra 300 units. मैं सिर्फ किस 3 लाख की बात कर रहा हूं, मैं 100 यूनिट्स के 3 लाख की बात नहीं कर रहा। जो डिफरेंस आ रहा है 3 लाख, क्या वो 3 लाख डिफरेंस उन 300 यूनिट्स की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और जान रहे यार बात नहीं। अगर ये वाला पॉइंट समझ आ गया तो बात तो हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो यहीं से अभी बहस कर रहा था। एंटायरली क्लियर, एंटायरली मींस 100%। क्योंकि बड़ा अगर हमें ये पता चल जाए कि 3 लाख रुपया वेरिएबल कॉस्ट है 300 यूनिट्स की, तो फिर हम अगर चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते। रिवर्स समझ आए? अगर 3 लाख रुपया
इन 300 यूनिट्स की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम सिंपली अब यहाँ से अपनी वर्किंग को आगे बढ़ा के पर यूनिट्स भी निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह टोटल भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ये सेंटेंस आप देख लें, आपको समझ आता है पहले या नहीं। तो अब ये लिखना है कोई एक फॉर एग्जाम्पल ऊपर, चले लिखते मतलब ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल करके लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट इज दिस एंड दिस, अगर साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। जी बिल्कुल उमर साहब आपने सही कहा। वो कॉस्ट ही कौन सी है जो एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट है। और वो कौन सी कॉस्ट है जो एक्टिविटी के चेंज होने के बावजूद चेंज नहीं होती, वो फिक्स कॉस्ट है। तो अगर कॉस्ट चेंज हो रही है एक्टिविटी के चेंज होने से, तो ये एंटायरली वेरिएबल कॉस्ट ही है। लेकिन यहाँ तक जरा पहुंचने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर सर ना करें सर, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कर ली मुझसे, मुझे बता दें, और अगर नहीं है तो कम से कम एक लास्ट लाइन लिख के फिर खत्म करते हैं। ये किसी को इस लास्ट 3 लाइंस में कोई कंफ्यूजन? तो देन फिर सर अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, अगर मैं 3 लाख रुपया लूँ, कौन सा 3 लाख रुपये, मैं डिफरेंसेस दे रहा हूँ, ये जो डिफरेंसेस आए थे 3 लाख रुपीज जो, अगर किस चीज के 3 लाख रुपीज हैं, 3 लाख रुपीज अभी क्या वेरिएबल कॉस्ट है, कितने यूनिट्स की, तो इसको अगर 300 से डिवाइड करो तो आंसर बताएगा। बेटा सॉल्व करने कैलकुलेटर 3000 नहीं आएगा यार, वही है 3 लाख डिवाइड बाय 300 क्या चीज आई, 1000 क्या है, पर यूनिट है, लेकिन पर यूनिट क्या है, 3 लाख की टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स। So what is 1000 per unit? Variable cost per unit कैलकुलेट हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो गई। क्या आपको ये पता वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है? क्या वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी सेम रहता है? वो तो वेरी करता है, लेकिन क्या इसका पर यूनिट कांस्टेंट रहता है? तो अब अगर ये पर यूनिट कांस्टेंट रहता है तो इंशाल्लाह इसको बेस्ड बना के अभी हम फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब आज रहने दें, जरा टाइम 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो इंशाल्लाह यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस तरह करें, बस अब कल से अब गेम ठीक ठाक आगे एडवांस चले जाएगी। जो आज तक पढ़ा हमने उसको आज जरा घंटा लगा के सही तरह करना, सही है। ये बाकी बात थोड़ा कल इंशाल्लाह करेंगे यहीं से, तो इंशाल्लाह टाइम पे प्लीज मुलाकात होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।